एमसीयू का फेज 4 पिछले तीनों फेजेस के मुकाबले काफी अलग रहा है, जहाँ पर हमें मूवीज के साथ साथ डिज्नी प्लस शोज से भी कंटेंट मिल रहा है। और इसी कंटिन्यूस कंटेंट की वजह से जहाँ एक तरफ मार्वल के फैंस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हेटर्स भी बढ़ रहे हैं। मार्वल की लेटेस्ट मूवी थॉर लव एंड थंडर को जहाँ एक तरफ ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है, वहीं इसे बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं क्रिटिक्स से। थॉर लव एंड थंडर क्रिस हेम्सवर्थ की थॉर का 4th सोलो अपीयरेंस है, जहाँ उसके साथ वैल्करी और जेन फॉस्टर के साथ साथ विलन के रूप में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर गॉर द गॉड बुचर भी है। लेकिन फिर भी टाइका वाइटिटी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी ऑडियंस की उस एक्सपेक्टेशन को अचीव नहीं कर पाई जो उन्हीं की डायरेक्टेड मूवी थॉर रैग्नारॉक ने सेट की थी। इवन दो मूवी में बहुत सारा एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और ड्रामा है, लेकिन फिर भी वो क्या रीजन है जिसकी वजह से एमसीयू फैंस थॉर लव एंड थंडर से इतने डिसअपॉइंटेड है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो 7 रीजंस जिनकी वजह से थॉर लव एंड थंडर एमसीयू फैंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और एज यूजुअल स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। लास्ट वीक रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर एमसीयू की हाईएस्ट ग्रोसिंग ओपनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स कमा चुकी है। लेकिन अब सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना ही मूवी के सक्सेस को डिफाइन नहीं करता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सभी मूवीज की हिस्ट्री में थॉर लव एंड थंडर्स को सेकंड वर्स्ट ऑडियंस स्कोर मिला है। सिनेमा स्कोर में इसे बी रेटिंग मिली है। लेकिन फेज 4 में रिलीज हुई लास्ट की 4 मूवीज में से अगर स्पाइडरमैन नो वे होम को निकाल दें तो बाकी तीनों मूवीज इटर्नल्स, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर तीनों को ही बी रेटिंग मिली है। और मेरे हिसाब से ये है वो 7 पॉइंट्स जिस वजह से थॉर लव एंड थंडर एमसीयू फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट रही है। एक वेस्टेड विलन। क्रिश्चियन बेल एक वर्सेटाइल एक्टर है और जितना भी रोल उन्हें थॉर लव एंड थंडर में मिला है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, स्पेशली अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने इमोशंस पोर्ट्रे करने का। और गॉर द गॉड बुचर के रूप में क्रिश्चियन बेल कॉमिक्स वाले गॉर को बहुत अच्छे से रेप्लिकेट कर पाए। लेकिन एक्टर कितना भी अच्छा हो वो उतना ही आउटपुट दे सकता है जितना एक स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर उसे अलाउ करता है। इवन दो ये विलन मार्वल कॉमिक्स में रिलेटिवली न्यू था, लेकिन कॉमिक्स में ये गॉड्स की रूह कंपा देता था, जो रीजन था उसे गॉड बुचर नाम से जानने का। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में गॉर के ओरिजिन को दिखाने के बाद इस कैरेक्टर को बहुत रेयरली यूज किया गया। गॉड बुचर नाम होने के बावजूद उसे एक भी गॉड को मारते हुए नहीं दिखाया गया, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था। अब अगर यही चीज हम कंपेयर करें एमसीयू की फेज 3 की मूवीज से, तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट 10 मिनट्स में थैनोस हल्क से 1-on-1 फाइट करता है और 2 पॉपुलर कैरेक्टर्स हेमडाल और लोकी को मार देता है, और वो भी परमानेंट, जो मेरी लिस्ट में सेकंड पॉइंट है। बहुत सारी फेक डेथ्स और प्लॉट कन्वीनियंसेस। किसी कैरेक्टर को स्टोरी के हिसाब से पहले तो मार देना और फिर उन्हें फिर से वापस एमसीयू में लेके आना एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। लेकिन अगर एक कैरेक्टर की डेथ और उसे फिर से जिंदा करने के बीच में थोड़ा गैप हो, जैसे कि हमें डिज्नी प्लस की लोकी सीरीज में दिखाया जा रहा है, तो वो बात फिर भी हजम होती है। थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स के दौरान 4 मेन कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट मार दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गए। पहले लेडी सिफ, जो लड़ाई में हाथ कटने के बावजूद भी जिंदा बच गई। उसके बाद ओमनीपोटेंट सिटी में पहले कुर्क को और फिर जूस को थंडरबोल्ट से मारा गया था। और इवन वैल्करी को भी गॉर ने थंडरबोल्ट से स्टैब किया था। लेकिन ये तीनों ही कैरेक्टर्स मूवी की इवेंट्स को सरवाइव कर गए। अब 2 घंटे से भी कम ड्यूरेशन की मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट मार के फिर से जिंदा कर देने से ऑडियंस का मूवी के साथ इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बन पाया, जैसी चीज ऑडियंस ने फील की थी एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क और नताशा की डेथ के टाइम। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का इम्प्रॉपर यूज। ऑल्दो एवेंजर्स एंड गेम के बाद सभी लोग ये जानते थे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का थॉर लव एंड थंडर में बहुत छोटा सा रोल होगा, लेकिन जितनी फन गार्डियंस की ये टीम है, एक्सपेक्टेड था कि उनकी जर्नी थॉर के साथ ठीक उसी तरह दिखाई जाए जैसे इन्फिनिटी वॉर के ड्यूरेशन में दिखी थी। लेकिन यहाँ पर गार्डियंस और थॉर के बीच कुछ बैंटर दिखाया ही नहीं गया। इनफैक्ट जितने भी सीन गार्डियंस के साथ थे वो सब फोर्स्ड लग रहे थे और सब कुछ इतनी स्पीड से हो रहा था कि ऐसा लग रहा था गार्डियंस का रोल यहाँ पर फटाफट खत्म करके उन्हें इस मूवी से बाहर निकालना है। अगर इस मूवी से हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एक छोटी सी भी हिंट मिलती, मूवी में ना सही एंड क्रेडिट्स में ही दिखा देते, तो शायद ऐसा लगता कि गार्डियंस का इस मूवी में होने का कुछ फायदा हुआ। लेकिन एक बहुत ही फास्ट पेस स्क्रीन प्ले की वजह से सब कुछ बहुत रश्ड लग रहा था। और यही है 4th पॉइंट, स्टोरी स्ट्रक्चर और फास्ट पेस। थॉर लव एंड थंडर की एडिटिंग के लिए 4 एडिटर्स यूज किए गए हैं। इनिशियली मूवी का रफ कट 4 घंटे लंबा था, जिसे एडिट करके लाया गया 2 घंटे के ड्यूरेशन पे। लेकिन इसी फास्ट पेस एडिटिंग की वजह से बहुत सारी डिटेल्स काट दी गई। एग्जाम्पल के लिए जब थॉर अपने फ्रेंड्स के साथ ओमनीपोटेंट सिटी पहुंचता है अपनी टीम में और गॉड्स को ऐड करने के लिए, वहाँ जूस के मना करने के बाद वो किसी और गॉड से हेल्प मांगते ही नहीं है और बाकी गॉड्स जो वहाँ बैठे होते हैं वो भी सिर्फ तमाशा ही देखते रहते हैं। और इसी बीच सडनली पता नहीं क्यों वैल्करी जूस के लाइटनिंग बोल्ट के पीछे पड़ जाती है, यानी कि मूवी में कहीं
कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये लाइटनिंग बोल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है और ये गॉर को हराने में कैसे हेल्प कर सकता है। और क्योंकि स्क्रिप्ट में आगे चल के गॉर थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर चुराने वाला था, तो यही रीजन है वैल्करी को इस मोमेंट पे थंडरबोल्ट के पीछे जाने का। यानी कि ओवरऑल मूवी का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा फास्ट है कि ऑडियंस को टाइम ही नहीं मिलता एक सिचुएशन को टोटली समझने का कि वो दूसरी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। और एक चीज जो हमें समझने में मुश्किल हुई वो है इस मूवी का ह्यूमर। थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर को फर्स्ट टाइम ऐसे ह्यूमरस और गूफी कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, तो वो एक न्यू और अनएक्सपेक्टेड चीज थी जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में ह्यूमर को इतना ज्यादा यूज किया गया कि ऐसा लगा ये थॉर रैग्नारॉक का स्पूफ है। बहुत सारी जगह ऐसे जोक्स थे जो सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायर्ड ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेज प्ले थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था वो फिर से हमें दिखा यहाँ, लेकिन 10 मिनट के इस स्टेज प्ले का मूवी की स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं था। एटलीस्ट रैग्नारॉक में हमें पता था कि इस प्ले के पीछे लोकी है जो अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सब करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर अननेसेसरी तरीके से जोक्स और ह्यूमर को यूज किया गया है जो अगर लिमिटेड होता तो शायद ज्यादा मजा आता। बोरिंग एक्शन और डल विजुअल्स। अगर MCU के फेज 4 की मूवीज में एक्शन की बात करें तो सिवाय शांग-ची के कोई और मूवी अच्छे एक्शन सीन्स दे ही नहीं पाई है। अब ऑफ कोर्स हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर की वकांडा में एंट्री या फिर अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के साथ तीनों सुपर हीरोज की फाइट जैसे सीन्स नहीं मांग रहे। अगर इस मूवी के एक्शन को थॉर रैग्नारॉक से ही कंपेयर करें तो वहाँ पर थॉर और हल्क की ग्लैडिएटर स्टाइल फाइट और इवन फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में थॉर की पावर्स अनलिश करने के बाद वाले सीन्स काफी इंटरेस्टिंग थे। यानी कि थिएटर से बाहर आने के बाद मूवी का शायद ही ऐसा कोई एक्शन सीन होगा जो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट बना के रखेगा। और वहीं अगर बात करें विजुअल्स की तो वो भी थॉर रैग्नारॉक के मुकाबले काफी डल थे। मार्वल वैसे भी अपने CGI को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर मिस मार्वल की न्यू पावर्स और इवन शी हल्क के लुक को लेके मार्वल को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। इवन दो 3D मूवी होने के बावजूद मूवी के 3D इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट मूवी से पहले दिखाया गया ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर मूवी से 3D इफेक्ट में काफी बेटर था। अब इसी बात से अंदाजा लगा लो कि एक बॉलीवुड मूवी के साथ कंपैरिजन में ये मूवी पीछे रह गई है, तो कहीं ना कहीं MCU के स्टैंडर्ड्स गिरे जरूर हैं। कंफ्यूजिंग एंडिंग। मूवी को एक हैप्पी एंडिंग देने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। एंडिंग से हमें ये तो पता है कि थॉर वापस आएगा, लेकिन किसके साथ? उस विलन की बेटी के साथ जिसकी वजह से अभी अभी उसका पार्टनर मरा है। जैसे मैंने पहले कहा, सब कुछ रश करने की वजह से फाइनल क्लाइमैक्स बैटल को जो टाइम मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। बहुत सारी चीजें इस तरह से दिखाई गई है कि ऑडियंस खुद ही समझ ले। थॉर का थंडरबोल्ट के थ्रू अपनी पावर्स बच्चों के साथ शेयर करना, जेन का अपना सैक्रिफाइस करना और इवन गॉर का एंड मोमेंट पे जाके हृदय परिवर्तन होना बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा एडिशनल टाइम मिल जाता तो मोस्ट प्रॉब्ली मूवी के 80% एरर्स निकल जाते। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मूवी को लोग एंजॉय नहीं कर रहे और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से वो पता भी चल रहा है, लेकिन मेरे जैसे मार्वल के जो कोर MCU फैंस हैं उन्हें इस मूवी में जो जो चीजें लैक कर रही थी वो दिख के जरूर आई हैं। और ये हाई टाइम है कि MCU को ऑडियंस के फीडबैक को सीरियसली लेना शुरू करना पड़ेगा और होपफुली MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ये गलतियां फिर से रिपीट नहीं होंगी। आपके हिसाब से थॉर लव एंड थंडर का बेस्ट सीन कौन सा था, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।